हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोज का फुल समरी करेंगे। रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई है। हिंदी के आधुनिक साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाले साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च सन 1911 के दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कसया नामक स्थान पर हुआ। वैसे इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। इनकी माता का नाम वैंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो कि प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर ही हुई। सन 1925 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की तथा सन 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया। इसके उपरांत सन 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर पंजाब से बीएससी किया और फिर लाहौर से एमए किया। क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने तथा गिरफ्तार हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था तथा ये सुंदर व गठीले शरीर के स्वामी थे। इनका स्वभाव एकांत प्रिय अंतर्मुखी था तथा ये एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। गंभीर, चिंतनशील एवं मितभाषी व्यक्तित्व के स्वामी अज्ञेय जी अपने मौन तथा मितभाषण के लिए प्रसिद्ध थे। पिताजी का तबादला बार बार होते रहने के कारण इन्हें परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला था। इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ये बागवानी, पर्यटन आदि के अलावा कई प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्ष थे। इन्होंने यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं भी की थी। अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, शुक्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार प्रदान किए गए। देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में इन्हें विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि का कुशल क्षेम तक नहीं पूछती, पर पंखा अवश्य झलती है। उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। अतिथि का आना उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ से देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, वह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाती है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है, पर उसे कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जो उसके नीरस, उदास, यांत्रिक जीवन की ओर संकेत करता है। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उत्साहहीनता और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मना स्थिति के संश्लिष्ट अंकन में सफल हुआ है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती का अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख हुआ है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी और यह रोज का क्रम है। बच्चे का रोना
मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन की सूचना देता है अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। इस भाग में मालती, महेश्वर, अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यही लगता है कि लेखक का ध्यान बाह्य दृश्य के बजाय अंतर्दृश्य पर अधिक है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे ढर्रे रोगियों की टांग काटने या उसके मरने के नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है, पर अज्ञेय का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते रहे और चांदनी रात का आनंद लेते रहे, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही, क्योंकि यही उसकी नियति थी। बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो पूछती है कि वह बच्चे को संभाले या बर्तन मले। यह काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है? क्या यही उसकी नियति है? इस अचानक प्रकट होने वाली जीवनेच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियों का कुशल अंकन हुआ है। बच्चे की चोटें भी मामूली बात है, क्योंकि वह रोज़ इन चोटों को सहता रहता है। रोज़ की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है और तब मालती करुण स्वर में कहती है, 11 बज गए। उसका घंटा गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। कहानी एक रोचक मोड़ पर वहाँ पहुँचती है जहाँ महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देता है। आम एक अखबार के टुकड़े में लिपटे हैं। जब वह अखबार का टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी अभाव है। वह अखबार के लिए भी तरसती है, इसलिए अखबार का टुकड़ा हाथ में आने पर वह उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। यह इस बात का सूचक है कि अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर वह उसके आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ता के बीच भी उसमें कुछ जिज्ञासा बनी है, जो उसकी जिजीविषा की सूचक है। मालती की जिजीविषा के लक्षण कहानी में यदाकदा प्रकट होते हैं, पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं है, बल्कि समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है, जो उसके मूल में उसके पति के प्रति निष्ठा और कर्तव्यपरायणता को अभिव्यक्त करता है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार है, जिसमें विश्वास करती है कि यह उसके जीवन का सच है। इससे इतर वह सोच भी नहीं सकती। जिस प्रकार के समाज के सरोकारों से वह कटी हुई है, उसे रोज़ का अखबार तक सीमित नहीं है, जिससे अपने उबाऊपन जीवन से 2 क्षण निकालकर बाहर की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उससे जुड़ने का मौका मिल सके। ऐसी स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचते, उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती। दोस्तों, रोज़ का फुल समरी कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।